कक्षा 8 के प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपका शिक्षक भारत भूषण पाठक देवांश प्रस्तुत हूँ संक्षेपण के बिल्कुल ही अंतिम भाग में। और इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि संक्षेपण के लिए क्या क्या आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जैसा हम लोगों ने विस्तार से इसे पढ़ लिया कि क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है, क्या क्या चीज़ जानने वाली बातें होती है। पर अब हम जानेंगे कि इनके लिए, इसे करने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश। किसी भी काम को करने के लिए आपको एक निर्धारित नियम का पालन करना होता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है। अगर बिंदु नंबर 1 देखा जाए तो संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। जो पहली बात निकल के आई वो है संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। सामान्यतः इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए, यानी बीते हुए समय को हमें इसमें दर्शाना है और परोक्ष कथन को दिखाना है, प्रत्यक्ष कथन को नहीं दिखाना है। तो अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। अन्य पुरुष जो है उसका प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, मुहावरे और अलंकारिक नहीं। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि संक्षेपण में मुहावरों का प्रयोग नहीं होता है, अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वही बिंदु को यहाँ बताया गया। मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छाट कर निकाल देना चाहिए। जो मतलब कि विषय से उनका मतलब कोई उसका सरोकार नहीं है, यानी विषय से वो मिलता ही नहीं है, कुछ काम का है नहीं उस विषय में, तो उसे नहीं रखना है। आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा हो जो मूल विषय को स्पष्ट कर दे। आरंभ जब हम करें संक्षेपण का तो या पत्र प्रथम वाक्य जो हमारा हो, इससे यह स्पष्ट हो जाए कि मूल विषय क्या है। लेकिन इसका अपवाद भी हो सकता है। एक्सेप्शन हर जगह निर्धारित किया गया है, तो इसका एक अपवाद हो सकता है। यह निर्दिष्ट शब्द संख्या में लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे निर्दिष्ट शब्द संख्या से आशय है कि यहाँ पे लिमिटेड आपको दिया जाता है कि आपको 120 में या 300 में ऐसे शब्दों में लिखना है। तो यदि कोई निर्देश ना हो तो इसे कम से कम मूल की 1/3 होना आवश्यक है। यदि निर्देश किया गया तो अति उत्तम, और निर्देश नहीं किया गया है तो हम कुल संक्षेपण का, जैसा बताया था, कुल संक्षेपण का 1/3 निकालेंगे और उतना ही शब्द हमारा होना चाहिए। समास, प्रत्यय और कृदंत द्वारा वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जाएं। जैसा मैं बताया था, सामासिक शब्दों का प्रयोग या प्रत्यय का या कृदंत या वाक्यांश या वाक्य, ये सब क्या है, इनका हम एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त करके इसका प्रयोग करेंगे, यानी इनका हम जो है लघु रूप का प्रयोग करेंगे, दीर्घ रूप का नहीं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। ये तो किताबी भाषा हो गई। साधारण सी बात अगर हम समझें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसलिए किया जाए, इससे आपको एक सुविधा और होगी। क्या सुविधा होगी? सुविधा में ये सुविधा होगी कि आपका जो संक्षेपण में निर्धारित शब्द सीमा है, यदि अगर हमें लिखना है कि वो जिनके हाथ में चक्र है तो हम चक्रपाणी कह सकते हैं, सीधी सीधी बात है। पर अगर हम कहें वो जिनके हाथ में चक्र है तो वो एक शब्द हो गया, जिनके 2 शब्द हो गए, मतलब दूसरा शब्द हो गया, हाथ फिर तीसरा शब्द हो गया, में चौथा शब्द हो गया, चक्र है या पानी में जिनके चक्र है, चक्र कहेंगे तो वो 5वां शब्द हो गया। तो इस तरह से 7 शब्द हमारे पास जबरदस्त शब्द आ जाते हैं, मतलब अतिरिक्त शब्द आ जाते हैं। पर चक्रपाणी कहते हैं तो चक्रपाणी यानी कि एक शब्द वो सिमट के रह जाता है। यानी कि जो कहा जाए कि संक्षेपण की दुनिया में, यानी संक्षेपण करने में जो बच्चे चतुर होते हैं वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक पद का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है कि थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ होती है। गागर में सागर भरने की तरह इसे करनी होती है। समास, प्रत्यय द्वारा वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं, जैसा मैं पहले बताया। ऐसी हालत में मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। जैसा लगे तो वहां पे हमें एक शब्द का, जैसे कहना है कि राम की किताब,
तो अगर मान लें ये कहा जाए वह किताब जो राम की है, तो राम की किताब, इसको मतलब हम लघु कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश के संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। ऐसे वाक्य खंडों के संक्षिप्त शब्द रूपों की सूची 12वें अध्याय के 8वें खंड पृष्ठ संख्या 245 में दी गई है। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद की आप सबों के पास उपलब्ध होगी। उसी में ये पृष्ठ संख्या 245 है। उसमें आप जरूर से जरूर, अवश्य से अवश्य, निसंदेह, कोई भी बिना संदेह के जरूर देखें कि शब्द रूपों की जो सूची दी गई है 12वें अध्याय के 8वें खंड में पृष्ठ संख्या 245 में, उसे अवश्य से देखें। उसे याद रखना चाहिए, तभी हम थोड़े में अधिक से अधिक लिखने में समर्थ हो सकेंगे। थोड़े में अधिक अगर लिखना है तो हमें 245 शब्द जो पृष्ठ संख्या है उसे अच्छे से पढ़ के अपने दिमाग में उसको स्थापित कर लेना चाहिए। और अभी तक के लिए संक्षेपण आज हमारा समाप्त हुआ। आगे अगर प्रयास करूंगा, अगर समय मिलता है तो कुछ उदाहरण आपके लिए रखा जाएगा ऑडियो और विजुअल के रूप में, यानी कि आपको मेरी ध्वनि भी सुनाई देगी और वो संक्षेपण आप देख भी पाएंगे अपने YouTube चैनल पे। आप सभी का अब तक अध्ययन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जैसा आज तक मैं कहता आया हूँ और हमेशा कहता हूँ कि आपको यदि मेरा समझाना पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप 1 से लेकर 10 तक नंबर दे सकते हैं, अपनी एक बहुमूल्य प्रतिक्रिया रख सकते हैं। और साथ ही सभी गुरुजनों से अनुरोध होगा कि यदि कुछ छूट जाए तो बच्चों के मार्गदर्शन हेतु आप अवश्य उसे टिप्पणी पेटिका में निर्देशित करें। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, संक्षेपण के इस भाग से जुड़ने के लिए, विशेष करके कक्षा 8 के बच्चों का हृदय तल से धन्यवाद।